हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ। इस वीडियो में हम लोग कोरोना की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भविष्यवाणी करेंगे कि ये कब होगा, कौन सा वायरस इसको करेगा, ये बच्चों में, युवक में या फिर बुजुर्ग में ज्यादा होगा और ये कितना गंभीर होगा। सबसे पहले कोविड-19 की इतनी ज्यादा लहर क्यों हो रही है? इसका मूल कारण है म्यूटेशन। म्यूटेशन जेनेटिक लेवल में चेंज होता है और म्यूटेशन हर वक्त होता है। जब भी वायरस मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो ये म्यूटेशन होता है। लेकिन ज्यादातर म्यूटेशंस की महत्व नहीं होती और कभी कभी म्यूटेशंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। म्यूटेशन के कारण से वायरस का विरुलेंस बढ़ सकता है, वो और भी खतरनाक हो सकता है और मरीज के शरीर के साथ और भी ज्यादा लड़ सकता है, जिसके कारण से मरीज को और भी सीरियस बीमारी हो सकती है। इसके अलावा म्यूटेशन के कारण से इन्फेक्टिविटी यानी कि ट्रांसमिशन का चांस बढ़ जाता है। म्यूटेटेड वायरस एक दूसरे में और भी ज्यादा फैल सकता है। म्यूटेशन के कारण से हमारी शरीर की कोरोना वायरस के साथ लड़ने की क्षमता कम हो सकती है और वैक्सीन की इफेक्टिविटी यानी कि वैक्सीन के वायरस के साथ लड़ने की ताकत कम हो सकती है। म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। WHO ने वेरिएंट्स के प्रॉपर्टी के आधार पर वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो वेरिएंट्स उनमें हमें रुचि रखना चाहिए और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न चिंताजनक वेरिएंट्स के बारे में बताया है। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट पुराने जो वुहान में सबसे पहले आया था उस वायरस से ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, यानी कि एक दूसरे में उससे ज्यादा फैल सकता है और ये एक से ज्यादा देशों में पाया गया है। दूसरी तरफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट ही है, लेकिन इनके अलावा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में विरुलेंस ज्यादा है, यानी कि वो वायरस और भी शक्तिशाली है मरीज के शरीर के साथ लड़ने के लिए, या फिर वैक्सीन इन पे अच्छी तरह से काम नहीं करता। WHO ने 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। इनमें से सबसे पहले अल्फा वेरिएंट, जो सबसे पहले यूके में पाया गया था। ये पुराने वेरिएंट से 60% ज्यादा यानी कि 60% ज्यादा इन्फेक्टिव है, 60% ज्यादा एक दूसरे में आसानी से फैल सकता है। पुराने वेरिएंट के एक मरीज 3 स्वस्थ लोगों में वायरस फैला सकता था, लेकिन अल्फा वेरिएंट 4 से 5 लोगों में वायरस फैला सकता है। इसके अलावा बीटा वेरिएंट जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आया था, गामा ब्राजील में आया था और डेल्टा इंडिया में आया था। डेल्टा अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा इन्फेक्टिव है। ये पुराने वुहान स्ट्रेन से 80% ज्यादा इन्फेक्टिव है। ये सारे वेरिएंट 2020 के सितंबर से दिसंबर के महीने में पाया था। इनफैक्ट डेल्टा वेरिएंट भारत में सेकेंड वेव के कारण बना था। कुछ दिन पहले लोग बहुत हताश हो गए थे जब उन्होंने पढ़ा कि डेल्टा वेरिएंट पिछले कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर के महीने से ही था और इसके लिए अलग से हताश होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वेरिएंट का एक सब वेरिएंट जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जाना जाता है, वो हाल ही में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला में पाया गया है। बहुत सारे देशों ने वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के अलावा अलग श्रेणी बनाया है, जिसको वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग या वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। अभी मैं बता दूं कि डेल्टा वेरिएंट में वुहान स्ट्रेन से इन्फेक्टिविटी जरूर ज्यादा पाया गया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट वुहान स्ट्रेन से ज्यादा सीरियस इलनेस या फिर ज्यादा डेथ करता है। और ये भी पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट में भी वैक्सीन काम करता है। तो यदि हम लोग स्ट्रिक्टली क्लासिफाई करें तो डेल्टा वेरिएंट वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं है, बल्कि ये वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ध्यान रखें कि ये सब क्लासिफिकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक हेल्थ मेजर्स के लिए है, यानी कि हम लोग को कितनी होशियारी और कितनी सावधानी बरतनी चाहिए इसके लिए है। अंत में मैं ये बता दूं कि जब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेरिएंट जब पाया गया था, उसको शुरू में यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट ये सब कहा जाता था, लेकिन बहुत सारे देशों ने ये आपत्ति जताई कि हमने पुराने वुहान स्ट्रेन को चाइनीज वायरस नहीं बोला था, इसीलिए हम लोगों को इस तरह से देश का नाम नहीं रखना चाहिए, इससे देश की प्रतिष्ठा पर हानि पहुंचती है। और ये सब वेरिएंट आना एकदम चांस की मैटर है। कोई भी कुछ भी म्यूटेशन हो सकता है और कुछ भी नया वेरिएंट बन सकता है किसी भी देश में, और इसके लिए किसी भी एक देश को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। और ये सारे वेरिएंट एक फनल की तरह है, जो सारे वेरिएंट में है उनमें से कुछ
वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग या फिर वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उनमें से कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, और वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में से कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। तीसरा लेयर कब आएगा? एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरा लेयर दूसरी लेयर की 15 से 16 हफ्तों के बाद आएगा। दूसरा लेयर मई में हुआ था तो तीसरा लेयर अगस्त के महीने में आ सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि तीसरा लेयर अक्टूबर की तक नहीं आएगा, और दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि तीसरा लेयर साल के अंत तक यानी कि 2021 के अंत तक दिसंबर तक नहीं आएगा, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि तीसरा लेयर अभी आ चुका है। तो तीसरा लेयर कितनी जल्दी आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किस तरीके से करते हैं। यदि हम लोग अच्छी तरह से करते हैं तो ये देरी से आएगा, और हम लोग अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो ये जल्द ही आएगा। क्या होगा तीसरी लेयर में? मैं आगे जो बोलने वाला हूँ ये एक भविष्यवाणी है, एक प्रेडिक्शन है, उसका गलत होने का चांसेस भी काफी है। फर्स्ट वेव पहली लहर वुहान के जो ओरिजिनल वायरस था उसके कारण से हुआ था, दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के कारण से हुआ था। इसमें प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड सेम था, यानी कि जितना प्रतिशत बच्चे पहली वेव में अफेक्टेड थे अराउंड 10% था, दूसरी लेयर में भी उतना ही था। लेकिन दूसरा लेयर बहुत ज्यादा लोगों को असर किया, इसके कारण से बहुत ज्यादा बच्चे भी इसके शिकार हुए, तो बच्चों का नंबर बढ़ गया लेकिन प्रतिशत नहीं बढ़ा। तीसरे लेयर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण से होने की संभावना है, हालांकि ये दूसरे वेरिएंट के कारण से भी हो सकता है। इनमें वयस्क यानी कि एडल्ट तो अफेक्टेड होंगे, लेकिन बच्चों का प्रतिशत बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि बहुत सारे एडल्ट को वैक्सीनेशन दिया गया है, लेकिन बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन की अनुमति नहीं है। पहली और दूसरी लहर की तुलना में बच्चों का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन कितना बच्चे अफेक्टेड होंगे, कितना बच्चे कोरोना का शिकार होंगे, इनका नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मेरे ओपिनियन में एडल्ट लोग बच्चों से फिर भी ज्यादा अफेक्टेड होंगे। किसी भी वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए रोगी के शरीर के सेल्स में घुसना होता है, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो एडल्ट में मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, और बच्चों में काफी कम होता है। तो बच्चों के सेल्स में कोरोना वायरस आसानी से घुस नहीं सकती। दूसरी तरफ बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है और उनको दूसरे वैक्सीन दिया जाता है। कोरोना के वैक्सीन की अनुमति तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, जिसके कारण से कोरोना के प्रति उनको क्रॉस प्रोटेक्शन मिलता है। एडल्ट में जो बीमारी काफी आम है, बच्चों में बहुत अनकॉमन है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गुर्दे, फेफड़े, दिल, लिवर जैसे बीमारी या फिर कैंसर जैसे बीमारी। और ध्यान रखें कि जो एडल्ट को ये सारी बीमारी है उनमें कोरोना वायरस सीरियस बीमारी करता है। और अंत में बच्चे धूम्रपान नहीं करते एडल्ट की तरह। धूम्रपान से हमारे सांस की नलियों की अंदर की परत को डैमेज पहुंचता है, जिसके कारण से कोई भी बंदा जो धूम्रपान करता है उसको सारे रेस्पिरेटरी वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इन सब कारणों से बच्चों में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन कम होता है, और जब होता है बच्चे के शरीर कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं और उनको गंभीर बीमारी नहीं होती। और जैसे कि मैंने पहले बताया, थर्ड वेव डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण से होने की संभावना काफी है। कुछ एडल्ट जिन्होंने पहले ही वैक्सीनेशन लिया था उनको फिर भी दूसरी लेयर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इनमें से 86% डेल्टा वायरस के कारण से हुआ। और इन वैक्सीनेटेड लोगों में मोर्टालिटी यानी कि डेथ बहुत ही कम था, 0.4%। जब शुरू के वुहान स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ था, जब लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, अब तक जब देखा जाए तो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों में डेथ रेट 1.33% है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन के बाद डेथ रेट काफी कम है। कुछ लोग हॉस्पिटलाइजेशन को सीरियस बीमारी कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बंदे को एक डॉक्टर हॉस्पिटल में दाखिला करेगा लेकिन दूसरा डॉक्टर नहीं करेगा, लेकिन डेथ सबको लिए समान है। तो डेथ बीमारी की गंभीरता को मापने के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने वैक्सीन लिया तो फिर भी आपको डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सीरियस बीमारी होने का चांसेस काफी कम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोरोना से इसलिए डरते हैं क्योंकि इससे डेथ हो सकता है। तो इसका मतलब वैक्सीन बहुत अच्छा काम करता है इवन फॉर डेल्टा वायरस, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी उतना ही अच्छी तरह से काम करें।
तो ये सब बोलने का कंक्लूजन ये है कि तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण से हो सकता है, जिसके प्रति हमारा जो वैक्सीन है, हमने जो वैक्सीन लिया है वो अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि तीसरी लेयर के दौरान काफी एडल्ट वैक्सीनेटेड होंगे और बच्चों का प्रतिशत ज्यादा होगा। तीसरी लेयर कम गंभीर होने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो ना करें और पार्टी करें। कोरोना सीरियस बीमारी कर सकता है और अभी भी हमें पुराना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। हमारा वेबसाइट का नाम है childheltheducation.net, जिसमें हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।